अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सेल बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस का टॉपिक। न्यूक्लियस जो किसी भी सेल का मरकजी हिस्सा होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक में से बन सकते हैं, चाहे वो लेक्चरर के एग्जाम के लिए हो, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलेवेंट जॉब्स के लिए हो, या फिर यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ। ये टॉपिक इतनी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा कि चाहे आप इसे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से करना चाहें, चाहे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें, आप इसे हर तरह से कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस पर या सेल बायोलॉजी पर हमारी पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है एमके पब्लिकेशंस के नाम से, और वो सीरीज आप लोगों को डेफिनेटली बहुत काम आएगी। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस का वर्ड हम कई जगहों पर सुनते हैं। एक तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है, इसी तरह एक न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है, इसी तरह एक न्यूक्लियस ऑफ द लाइफ होता है। ये न्यूक्लियस का वर्ड मुख्तलिफ जगहों पर अगर आ रहा है तो इसके मानों में फर्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। एक्चुअली न्यूक्लियस कहते हैं कोई ऐसी स्ट्रक्चर दैट इज नट लाइक, जो हार्ड है और सेंटर में है। तो मोस्टली इसके लिए जो उर्दू में वर्ड यूज किया जाता है वो है मरकजा, सेंटर में पाए जाने वाला मेन स्ट्रक्चर। तो एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनके लिए हम न्यूक्लियस की टर्म यूज करते हैं। और सेल के सेंटर में जो बॉडी पाई जाती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेल का कमांड सेंटर है और सेल की तमाम एक्टिविटीज इसी के थ्रू कंट्रोल होती हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो डिसाइड करता है कि किसी भी लिविंग बॉडी में कौन सी चीजें बनेगी, कब बनेगी, कोई प्रोसेस होगा तो कैसे होगा। ये सब डीएनए के कंट्रोल में है। और डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दैट सर्व एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब इस एक डेफिनेशन में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात, ये क्लैरिफाई किया गया है कि हम यहां पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता? साइंटिस्ट इस लिहाज से दो तरह की राय रखते हैं। कुछ कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। कुछ साइंटिस्ट इसी बात को एक और अंदाज से करते हैं। वो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके पास किसी भी न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो अब यहां पर पहली बात क्या हुई कि न्यूक्लियस के लिए हम जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे, ये यूकैरियोटिक सेल का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है और हाईली स्पेशलाइज्ड है। ये डेफिनेशन होगी। फिर इसके बाद सेल का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और यही वो साइट है जहां पर डीएनए की कॉपीज भी होती हैं। डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बनता है, और आगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मेन स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम, वो भी यहीं पर बनता है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो एक्चुअली ये पूरे सेल के अंदर से न्यूक्लियस दिखाया गया है। ये है न्यूक्लियस की कवरिंग, जिसे हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स में काफी सारे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, यानी कि अगर आप न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए स्टेन करके देखोगे तो सेंटर में एक डार्क कलर की बॉडी दिखाई देगी। दैट बॉडी इज न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम बनाने का काम करता है। तो एक चीज होगी न्यूक्लियर इनवेलप और एक चीज होगी न्यूक्लियोलस। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है, इसके नीचे ये यहां पर आपको इस तरह धागे से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले फ्रेगमेंट्स, इनका पूरा नेटवर्क है। इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटन मटेरियल भी है, जो ज्यादा कंडेंस हो जाए तो इसी को हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। यह हो गया न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का वर्ड कहां से आया है। न्यूक्लियस का वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब है कर्नेल या फिर कोर, कोई भी चीज जो मरकज में है, जो सेंटर में है। डिफाइनिंग फीचर्स, प्रोकैरियोट्स के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास होता है। ये चीज हम आगे चल के भी देखेंगे।
न्यूक्लियस को और किन नामों से पुकारा जाता है? कमांडिंग सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। रीजन, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, उसको प्रोसेस इसने करना है और उसके अकॉर्डिंग कमांड्स भी इसी ने रिलीज करनी है। जनरल कैरेक्टर्स, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस तादाद में कितने हो सकते हैं? देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक ही न्यूक्लियस हो, लेकिन कुछ सेल्स के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, लाइक स्केलेटल मसल सेल्स। ये लंबे लंबे से सेल्स हैं, इनके पास ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। इसी तरह ओस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, इनके पास भी ज्यादा सारे न्यूक्लियाई होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस बाय टाइम खत्म हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे वो सेल ओल्ड होता है, एजिड होता है, उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो दे लूज देयर न्यूक्लियाई अपॉन मैच्योरेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो फिर हम इन्हें ए न्यूक्लिएटेड सेल्स कहेंगे। द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आर नोन एज ए न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, बहुत वैरायटी है। तो टिपिकली जो लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली होता है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर बॉडी फॉर्म में। अगर नेटवर्क लेवल पे बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे भी बड़ा है, लेकिन वो नेटवर्किंग के लेवल पर है। ऑर्गेनेली लेवल पर ये हमें जरा ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डायमीटर है 2 से 10 माइक्रोमीटर। सेल के वॉल्यूम का 6 to 10% ये कवर करता है। न्यूक्लियस का साइज सेल की टाइप और एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टिंग कंडीशन में जो लिम्फोसाइट होता है, उसका न्यूक्लियस 5 माइक्रोमीटर डायमीटर का भी हो सकता है, जबकि माइग्रेटरी न्यूरोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस होता है, दैट कैन बी मोर देन 20 माइक्रोमीटर। तो ये अच्छा खासा साइज है। शेप, न्यूक्लियस की शेप आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मोस्टली हमारा ये कहना होता है कि न्यूक्लियस की शेप होगी राउंड, तो हम कहते हैं ये रहा सेल और ये पड़ा उसका न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस की शेप ओवल हो सकती है, और समटाइम इसकी जो शेप है वो मल्टी लोब्यूलेटेड हो सकती है, कि न्यूक्लियस आपको इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह का भी न्यूक्लियस आपको दिखाई दे सकता है। ये न्यूट्रोफिल्स में होता है। पोजीशन टिपिकली सेंट्रल होता है, लेकिन न्यूक्लियस पेरिफेरल भी होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा दूर, सेंटर से काफी दूर, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास, कई इसकी लोकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सेक्रेटरी सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बेसल पार्ट में होता है, जबकि स्केलेटल मसल सेल्स का न्यूक्लियस उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। दैट कैन बी अ पॉसिबल एमसीक्यू। अच्छा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, साल था 1831। ये चीज भी आप एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर याद रखेंगे। अच्छा, तो यहां पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह की न्यूक्लियाई है, देख लेते हैं। सोमैटिक सेल, जो हिपैटियोसाइट होते हैं यानी कि लीवर सेल्स होते हैं, उनमें यह न्यूक्लियस तकरीबन सेंटर में पड़ा है। ठीक है, इस तरह का न्यूक्लियस है। फिर इसी तरह अगर आप देखें स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि मोटर न्यूरॉन, उसका न्यूक्लियस आपको यहां पर इस तरीके से सेल बॉडी में दिखाई दे रहा है, और ये डेंड्राइट बिल्कुल नीचे इसके जा रहे होते हैं, एक्सोन और फिर ये डेंड्राइट। इसी तरह ये एक न्यूक्लियस एक और है, ये भी एक सेल है, उसके ऑलमोस्ट सेंटर में है जर्म सेल, ओवोसाइट। ह्यूमंस की बॉडी का सबसे बड़ा सेल कहा जाता है इसे, उसके अंदर भी ये मौजूद है। स्ट्रक्चर, अब हम न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका एक एक कंपोनेंट देखते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, तो इसके अंदर अगर मुझे न्यूक्लियस बनाना है तो न्यूक्लियस का इन्वेलप बनाएंगे। ये हम न्यूक्लियस का इन्वेलप बना देते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब डबल मेम्ब्रेन्स के साथ इन डबल मेम्ब्रेन्स में पोर भी होता है, तो हम पोर बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये अच्छा खासा वैसे बड़ा पोर बन रहा है, तो हम कह देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? पोर होते हैं। तो ये पोर बन रहे हैं। चले, हम ज्यादा सारे नहीं बनाते, हालांकि पोर होते तो काफी सारे हैं, लेकिन हम कहते हैं ये पोर बन गए। फिर न्यूक्लियस के अंदर ये एक ज्यादा डार्क कलर की बॉडी बना देते हैं, हम कहते हैं ये न्यूक्लियोलस है। फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे इस तरह का धागों का नेटवर्क पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। फिर न्यूक्लियस का जो प्लाज्मिक मैटर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल हो सकता है, या न्यूक्लियस के अंदर हम कह देते हैं कि सम टाइम प्रॉपरली क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्स अगर हम ये कहना चाहें तो पहले नंबर पे न्यूक्लियर इन्वेलप है, Ne लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पे हम कह देते हैं उसके नीचे न्यूक्लियर लैमिना है। तीसरे नंबर पे हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं।
तीसरा स्ट्रक्चर। चौथे नंबर पे हम कह देते हैं कि ये न्यूक्लियोलस मौजूद है। फिर हम कह देते हैं कि ये क्रोमेटन मटेरियल मौजूद है। फिर हम कह देते हैं ये क्रोमोसोम मौजूद है। और इसी तरह ये अंदर जो इसका प्लाज्मिक मैटर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मौजूद है। तो ये सारी चीजें कहां पर मौजूद है? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम इसको मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका काम है कि न्यूक्लियस के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखना, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान ये मौजूद है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर है जिसका फेस साइटोप्लाज्म की तरफ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बाइलेयर है और इसका फेस न्यूक्लियस की तरफ है। अब जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये बाहर नेटवर्क बनाती है, बाहर ये कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से शुरू होते हैं। तो अगर ये मैं बनाता हूं आउटर मेम्ब्रेन, तो इस आउटर मेम्ब्रेन का फॉर एग्जांपल ये पोर है, तो इस पोर से ट्यूब्स का एक नेटवर्क शुरू हो जाएगा। तो ये जो नेटवर्क शुरू होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर फिर ये हमारे पास अगली मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये मौजूद है। एक आउटर मेम्ब्रेन है ना, तो इसी तरह एक इनर मेम्ब्रेन है। यहां पर दरमियान में इनके बन गया न्यूक्लियर पोर, ये वाले इस जगह पर, और ये बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। ये दरमियान में इनके स्पेस बन रही है, तो इसे इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन का असल काम तो सेपरेशन ही होता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिटेल में देखते हैं। तो एक तो इसके अंदर क्रोमेटन मटेरियल के लिए बाइंडिंग साइट्स होती है ताकि वो अंदर मौजूद रहे, फिर बहुत सारी प्रोटीन्स को होल्ड करना होता है, और फिर इसके अंदर वाली सरफेस पे प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है जिसे न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। तो यहां पे हम ड्रा करके देखते हैं। ये रही हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे इनके दरमियान ये वाली स्पेस है, ये वाली, ये सारी जगह इनके दरमियान पड़ी है। इस जगह को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चौथे नंबर पर इसमें ये पाए जाते हैं पोर कॉम्प्लेक्सेस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, जो बहुत एडवांस्ड और बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। फिर ये सारे के सारा स्ट्रक्चर हमारा किससे रेलेवेंट बन रहा है? ये न्यूक्लियर इन्वेलप। इंटरनल ऑर्गेनेलिस की अभी हम बात नहीं करते। फिर इसके अंदर ये इस तरह धागों का ये वाला नेटवर्क, ये जो नेटवर्क पाया जाता है ये प्रोटीनेशियस नेटवर्क कहलाता है, न्यूक्लियर लेमिना। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर पाया जाता है। फिर अंदर ये क्रोमेटन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है। फिर ये ग्रेन्युलर बॉडीज कई तरह की होती हैं जिन्हें हम काल बॉडीज कहते हैं, पीएमएल्स कहते हैं। वो सारी आगे चल के हम देखते जाएंगे एक एक करके। न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद दूसरी चीज है न्यूक्लियर लेमिना। इट इज अ फाइबरस मैश ऑफ लेमिन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का नाम है लेमिन, जिनसे बनता है लेमिना। ये कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो लेमिन्स हैं ये इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फिलामेंट्स हैं, इन्हें आईएफ प्रोटीन फैमिली भी कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम इंटरनल सपोर्ट देना है बाहर वाली मेम्ब्रेन्स को। तो ये न्यूक्लियर शेप मेंटेन करने में और सपोर्ट प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। फिर ये क्रोमेटन मटेरियल को अंदर फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं। और फिर इनका काम होता है न्यूक्लियर इन्वेलप की डिसअसेंबली और रीअसेंबली में रोल प्ले करना। कि जब माइटोसिस होती है तो आप कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बन जाता है। तो उसका खत्म होना और बन जाना, उसके पीछे कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर लेमिना। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स दिखने में बस सुराख से दिखाई देते हैं, ये इतने सादा नहीं है। इनका एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपरली गेट है, वेल रेगुलेटेड गेट्स जिनको प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। लीवर सेल्स के अंदर इनकी तादाद 2000 तक भी चली जाती है। तो ये इनकी तादाद कमोबेश मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ही मिलेगी।
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स असल में है क्या? ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये असल में एनपीसी है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जिनका साइज 125 मिलियन डाल्टन होता है, और ये 100 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनती हैं, 100 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनती हैं। स्ट्रक्चर को देखें तो 8 अदद बड़ी प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एक रिंग बनाते हैं। तो एक पहले रिंग बनती है 8 अदद प्रोटीन ग्रेन्यूल्स से, और वो पोर के इर्द गिर्द बनती हैं। इसमें से निकलते हैं 8 अदद फाइबर्स, 8 फिब्रल्स दैट आर अटैच्ड टू साइटोप्लाज्मिक साइट, और इनकी न्यूक्लियर साइट पर पूरी एक बास्केट निकलती है और सेंटर में एक रास्ता बन जाता है। तो स्ट्रक्चर को देखेंगे हमें बेहतर समझ आएगा इसका। अगर हम न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर में यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारे पास न्यूक्लियर पोर है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके दो फेसेस बन रहे हैं, एक फेस बन रहा है साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म वाली साइड, एक बन रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म वाली साइड। न्यूक्लियोप्लाज्म वाली साइड पर इस तरह एक बास्केट बनेगी जो कुछ प्रोटीन्स के मिलने से बनी होती है, जबकि जो दूसरी साइड है उस साइड पर फाइबर्स निकले हुए होते हैं इस तरीके से, जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स का नाम देते हैं। तो पहले आपने एक 8 अदद प्रोटीन्स का एक रिंग बनानी है, रिंग के एक तरफ बास्केट और एक तरफ फिब्रल बनाने हैं। फिर इसके सेंटर की तरफ हमारे पास यहाँ पे FG रिपीट्स होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी के थ्रू न्यूक्लियर इंपोर्ट भी होती है और इसी के थ्रू न्यूक्लियर एक्सपोर्ट भी होती है। किसी चीज को अंदर लाना है तो इस रास्ते से, बाहर ले जाना है तब भी इसी रास्ते से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इंटीरियर मैटर है, साइटोप्लाज्म के जैसा है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि एक तो ये इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट है, दूसरा इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन्स जो है वो वाफर हैं, वो कॉम्प्लेक्स तरीके से मौजूद है। फिर इसी के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। तो इसलिए हम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन राइबोसोम खुद कहां किस फैक्ट्री से बन के आते हैं? खुद वो न्यूक्लियोलस से बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर बॉडीज पाई जाती हैं जिनमें काल बॉडीज हैं, पीएमएल बॉडीज हैं, स्पेकल्स हैं। काल बॉडीज क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिनका काम है स्पेशलाइज्ड छोटे छोटे न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाना। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाना इनका काम है। और ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आपको क्यों चाहिए? ये रिक्वायर्ड है आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए। मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूं। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है प्री मैसेंजर आरएनए, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है और उससे एक या एक से ज्यादा मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। उस आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए चाहिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती हैं ये कहां से, किसकी मदद से बनती हैं? काहल बॉडीज की मदद से बनती हैं। फिर पीएमएल बॉडीज हैं, ये भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम है जीन रेगुलेशन, डीएनए रिपेयरिंग, एपोप्टोसिस, एंटीवायरल डिफेंस। इनका पूरा नाम बनता है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया प्रोटीन्स। फिर स्पेकल्स हैं, न्यूक्लियर स्पेकल्स इररेगुलर न्यूक्लियर डोमेन्स हैं जिनका काम मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स को स्टोर करना है। तो मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर्स इसके पास मौजूद होते हैं। इसके बाद क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए पड़ा है और प्रॉपर पैकिंग में पड़ा है। वो पैकिंग के बहुत सारे लेवल्स हैं, जिनमें से जो थ्रेड लाइक लेवल होता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। कहते हैं एक सिंगल ह्यूमन का डीएनए अगर हम स्ट्रेच करें तो ये बन जाता है 2 मीटर लंबा, एक डीएनए 2 मीटर लॉन्ग है। आपने उसको पैक करना है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो पैक करना है तो न्यूक्लियस का साइज तो 10 माइक्रोमीटर है। 2 मीटर की चीज, अब 2 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 2 मीटर में एक तो हम सेंटीमीटर निकालेंगे तो 200 सेंटीमीटर निकल आएंगे, और मिलीमीटर निकालेंगे तो मिलीमीटर के लिए फिर हमें 10 से ज़रब देना पड़ेगा, 2000 मिलीमीटर निकल आएंगे। और अगर आपने इसके अंदर माइक्रोमीटर निकालने हैं तो ये माइक्रोमीटर आपके निकल आएंगे 20,000 लाख 20 लाख 20 लाख माइक्रोमीटर लेंथ की चीज को आपने फिट करना है 10 माइक्रोमीटर के स्ट्रक्चर में, जिसमें और भी बहुत कुछ है। तो ये होती है इसकी पैकिंग का लेवल।
क्रोमेटिन को इस तरीके से पैक किया जाता है। तो डीएनए की पैकिंग के लेवल्स क्या है? सबसे पहले नेकेड डीएनए जो सिर्फ 2 नैनोमीटर की विड्थ में होता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 2 नैनोमीटर की है। फिर ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर मजीद पैकिंग में जाता है तो न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। H2A, H2B, H3 और H4 चार तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द ये कॉइल करता है। तो जब ये उनके गिर्द कॉइल करता है तो उससे बन जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ये 11 नैनोमीटर के फाइबर्स हैं। फिर ये मजीद कॉइल होते हैं हेलिकल सिमेट्री में, कि आपके पास धागे बन गए और वो धागे इस तरह कॉइल होते जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हेलिकल सिमेट्री में कॉइल होना। इससे बनता है सोलिनॉइड फाइबर 30 नैनोमीटर का। फिर वो फर्दर उसके लूप बनते हैं जिनकी विड्थ होती है 300 नैनोमीटर। फिर उनकी फर्दर कॉइलिंग होती है इंटरफेस में और उससे बनते हैं क्रोमेटन, जिसका 700 नैनोमीटर विड्थ बनती है, इतना उनका डायमीटर बनता है। और फिर माइटोसिस के दौरान, मेटाफेज के दौरान मजीद कंडेंस होके 1400 नैनोमीटर का ये क्रोमोसोम बन जाता है। और ये 1400 नैनोमीटर का जो क्रोमोसोम होता है, ये इनकी सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है। तो ये आपके पास डीएनए है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये उससे बनने वाले न्यूक्लियोसोम्स हैं जो इस तरीके से बनते हैं। फिर ये फर्दर सारे न्यूक्लियोसोम्स इस तरह कंडेंस हो जाते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये सारे एक ही जगह पर कंडेंस होते जाएंगे तो सोलिनॉइड बन जाएगा। फिर उसके इस तरीके से लूप बन जाएंगे इस तरीके से, और फिर फाइनली वो इस तरीके के फॉर्म ले लेगा, ये आपके पास बन जाएगा क्रोमोसोम। अब यहां पर स्टूडेंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। हम देखते हैं कि क्रोमोसोम किसे बोलना है, क्या हम इसे क्रोमोसोम बोलेंगे या फिर हम इसे क्रोमोसोम बोलेंगे, और अगर इन दोनों को ही क्रोमोसोम बोलेंगे तो क्रोमेटिड किसे कहेंगे। बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की कॉपीज की तादाद मुख्तलिफ होती है, यानी कि आपके सेल के अंदर आपके डीएनए की एक कॉपी हो सकती है, या 2 या 3 या 4 5 6 या बेशुमार। अगर आपके पास डीएनए की जस्ट एक कॉपी है तो आप मोनोप्लाइड ऑर्गेनिज्म है। आपके पास डीएनए की 2 कॉपीज हैं, आप डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म है। आपके पास 4 कॉपीज हैं, आप टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह गंदम है उसमें 6 कॉपीज होती हैं हर सेल में डीएनए की, वो हेक्साप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो डीएनए की कॉपीज मुख्तलिफ होती हैं। तो ऐसे जानदार जिनके पास डीएनए की जस्ट एक कॉपी होती है, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह के आपको दिखाई देते हैं, वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास सिर्फ एक क्रोमेटिड होता है। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के पास क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती है और हर कॉपी को हम एक क्रोमेटिड कहते हैं, और ये आपस में जुड़ी होती है एक पोजीशन पर। दैट पोजीशन इज नोन एज सेंट्रोमियर। इसे हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। तो ये फर्क याद रखिए, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। ये मोनोप्लाइड क्रोमोसोम है या हैप्लॉइड क्रोमोसोम है जिसके पास क्रोमोसोम की एक कॉपी है, एक क्रोमेटिड है। इसके पास 2 कॉपीज हैं, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम है जिसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो ये भी क्रोमोसोम, वो भी क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, लेकिन ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। वैसे हैप्लॉइड तो नहीं कहना चाहिए, मोनोप्लाइड कहना चाहिए। हैप्लॉइड में का मैं आपको फर्क समझा देता हूं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की टोटल कॉपीज के आधे को आप हैप्लॉइड कहते हो, यानी कि 2 होनी थी उसकी जगह 1 है तो हैप्लॉइड है, 4 होनी थी उसकी जगह 2 है वो भी हैप्लॉइड है, 6 की जगह 3 है वो भी हैप्लॉइड है। तो तमाम ऑर्गेनिज्म जब गैमेट बनाते हैं तो आधी कॉपीज आगे भेजते हैं, उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। असल में सिंगल के लिए हम वर्ड मोनोप्लाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटिन की टाइप्स। तो क्रोमेटिन 2 तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। ऐसा क्रोमेटिन जो लेस कंडेंस्ड होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्सप्रेस होता है, उससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उससे प्रोटीन बनती है, उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो कम कंडेंस, जो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, लेस एक्टिव होता है, उससे कम मैसेंजर आरएनए बनता है, कम प्रोटीन्स बनती हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो यूक्रोमेटिन डिस्पर्स्ड होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, पेल कलर, लाइट कलर। हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा कंडेंस्ड होता है, इसकी पैकिंग लूज, इसकी टाइट, ये ज्यादा एक्टिव, ये लेस एक्टिव या समटाइम्स इनएक्टिव। ये ज्यादातर न्यूक्लियर वॉल्यूम में ज्यादा जगह कवर करता है, ये ज्यादा कंडेंस होता है तो थोड़ी जगह कवर करता है। यूक्रोमेटिन एस फेज में
शुरू में रेप्लिकेट हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन एस फेज में लेट रेप्लिकेट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन की दो टाइप्स हैं। ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो परमानेंटली कंडेंस रहेगा उसे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे, को बुनियादी तौर पर है ही हेट्रोक्रोमेटिन। और ऐसा जो कभी ज्यादा कंडेंस हो जाए, कभी ज्यादा कंडेंस ना हो, उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट हो गया। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की एग्जांपल दी गई है बार बॉडी इन फीमेल मेमिलियन सेल, यानी कि 1 और 2 एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिव, तो जो इनएक्टिव होता है वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर राइबोसोम असेंबल होते हैं। सो इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है। साइटोलॉजिकल मतलब सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेंस है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, और यहां पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। ये खुद किससे बना है? इसकी कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, ये खुद किससे बना है? तो ये बना है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के मिलने से। और आगे क्या करता है? इसी दो चीजों को मिलाकर राइबोसोम्स बनाता है। इसमें डीएनए बहुत कम होता है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, NORs। इनके पास जीन्स होती हैं ताकि अगर ये मजीद राइबोसोमल आरएनए बनाना चाहे तो बना सके। न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल पोर्शन फिब्रिलर होता है और जो पेरिफेरल पोर्शन होता है वो ग्रेन्युलर होता है। बेसिकली दो पोर्शन है। जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है यहां पर राइबोसोमल डीएनए की जीन्स है, और जो फिब्रिलर कंपोनेंट थोड़ा सा पेरिफेरी में है, यहां पर राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो सेंटर से बाहर की तरफ जाएं तो सेंटर में राइबोसोमल डीएनए है, उससे बाहर राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उससे बाहर राइबोसोमल आरएनए जो ट्रांसक्राइब हो गया है उससे राइबोसोम्स बनाए जा रहे हैं। तो तरतीब से काम होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, ये इसको डिटेल में दिखाया गया है। ये हमारे पास है इसका डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है, ये इसके सेंटर में मौजूद है। और ये बाहर की तरफ है ग्रेन्युलर कंपोनेंट। तो ये इसके पास दो तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट जो होता है ये हमारे पास इसका सेकंड पोर्शन है। तो अगर हम देखें तो फिब्रिलर सेंटर, ये फिब्रिलर सेंटर है, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट है, और सबसे बाहर हमारे पास ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स इसके मौजूद होते हैं। ये वो जगह है जहां पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। तो राइबोसोम ग्रेन्युलर होते हैं तो ये बाहर वाली बॉडी भी ग्रेन्युलर ही होगी। फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किया कि पहले राइबोसोमल आरएनए बनाना, पहले राइबोसोमल डीएनए को ट्रांसक्राइब करना, राइबोसोमल आरएनए बनवाना, फिर राइबोसोमल आरएनए को प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट्स मिलाना, और फिर उनको आपस में जोड़ के प्रॉपर्ली राइबोसोम्स बना देना। न्यूक्लियस के काम क्या होते हैं? न्यूक्लियस का एक काम होता है जीनोम को रखना और प्रोटेक्ट करना। तो डीएनए इन्हीं के पास है। ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसकी टैगिंग करनी पड़े, उसकी मिथाइलेशन करनी पड़े, वो बहुत सारी चीजें यहां पर होती रहती हैं। डीएनए की रिपेयरिंग प्रोसेसिंग भी यहीं पर होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन भी यहीं पर होती है कि अगर डीएनए की कॉपीज बनानी है तो उसके सारे एंजाइम्स भी न्यूक्लियस के पास हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होता है। अगर आरएनए बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग, उसकी काट छांट, उस वो जाने कि जब आप पढ़ते हो ना ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हो कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके दो साइड्स होते हैं, 5 एंड 3 एंड। तो हम 5 एंड पे कहते हैं 7 मिथाइल जीटीपी ऐड होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है, और 3 एंड पर हम कहते हैं पॉली ए टेल अटैच होती है। तो ये दो चीजें जो इस पर अटैच हो रही हैं ये आरएनए की प्रोसेसिंग है। फिर इनकी एक्सपोर्ट जो करनी होती है, इस आरएनए को बाहर भेजना, वो प्रॉपर सिग्नल्स के थ्रू भेजना, वो भी न्यूक्लियस की काम होता है। तो आरएनए के पास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो इनको बाहर ले जाती हैं कुछ प्रोटीन्स का सहारा लेकर। तो अडाप्टर प्रोटीन्स न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, वो इनके आरएनए को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ताकि वो प्रोटीन बना सके। राइबोसोम्स की असेंबली, राइबोसोम यहां पर बनते हैं, डीएनए रिपेयर यहां पे होता है, रिकॉम्बिनेशन यहां पे होती है। इसके बाद है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का आपसी ताल्लुक, कि अगर न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म में कुछ भेजना हो या कुछ मंगवाना हो, वो कैसे होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगी? तो सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन ये है कि छोटे मोटे मॉलिक्यूल जो होंगे या आयंस होंगे वो आसानी से चले भी जाएंगे,
आ भी जाएंगे। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, उनके लिए सिग्नल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स एनएलएस, तो छोटे पेप्टाइड सीक्वेंसेस जो प्रोटीन के अंदर मौजूद होती हैं और उन्हें इंपोर्ट कर सकती है इनटू द न्यूक्लियस या एक्सपोर्ट कर सकती है आउट ऑफ द सिग्नल्स, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल्स या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स। तो एनएलएस हमारे पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स हैं। इनकी फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है SV40T एंटीजन, इसकी एनएलएस जो सिग्नल होता है वो होता है PKKKRKV। आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये सिग्नल क्या करते हैं, इन्होंने किसी चीज को इंपोर्ट करना है तो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स रिकॉग्नाइज करेंगे इंपोर्टिंग रिसेप्टर्स को साइटोप्लाज्म में। फिर कार्गो यानी कि जो सामान अंदर लाना है, और रिसेप्टर जिसने सामान को पकड़ना है, तो सामान और सामान को पकड़ने वाला कॉम्प्लेक्स कहां पर डॉक करेगा, न्यूक्लियर पोर की बाहर वाली साइड पर यानी कि साइटोप्लाज्मिक फिब्रिल्स पर। फिर वो पोर को क्रॉस करेगा और अंदर मौजूद बास्केट में पहुंच जाएगा और बास्केट उसको अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगी। तो न्यूक्लियस के पास रैन जीटीपी इंपॉर्टेंट के साथ बाइंड करती है, कार्गो को ले लेती है, और ये जो रैन जीटीपी होता है ये वापस रिलीज कर देता है इंपॉर्टेंट को और साइटोप्लाज्म में, ताकि वो नया सामान ला सके। दोबारा से इस बात को समझें, जिस सामान को आपने लाना है ना, आप उसे क्या कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कार्गो। और जो रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस की सरफेस पे, उनके लिए हम रिसेप्टर के टर्म यूज करते हैं। तो न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल्स क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म की साइड पर मौजूद इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को ट्रैप करना है न्यूक्लियर पोर ने, और न्यूक्लियर पोर का जो बाहर वाली सरफेस होती है वहां पर साइटोप्लाज्मिक फिब्रिल्स होते हैं, उसको पकड़ते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं थ्रू द पोर, और एक दफा न्यूक्लियस में ले आए तो रैन जीटीपी ये बाइंड करता है इंपॉर्टेंट के साथ, कार्गो को रिलीज करके ये वापस इंपॉर्टेंट को रिलीज कर देता है, रिसाइकल कर देता है साइटोप्लाज्म में। ये इंपोर्ट सिग्नल्स प्रोसेस था। फिर इसमें हमारे पास एक्सपोर्ट सिग्नल्स क्या हैं, ये ऐसे हमारे पास सिग्नल्स हैं जो किसी भी प्रोटीन को न्यूक्लियस से बाहर भेज सकते हैं। तो रिफ प्रोटीन जो होती है HIV में, इसके पास न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल होता है। तो वहां पर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व थी, यहां पर एक्सपोर्टिंग प्रोटीन इन्वॉल्व है। न्यूक्लियर रिटेंशन सिग्नल, कुछ प्रोटीन्स के पास रिटेंशन सिग्नल्स होते हैं जो उन्हें रिटेन कर सकते हैं, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद है ट्रैफिक डेंसिटी। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इज रिमार्केबली बिजी। ह्यूमन सेल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं हर पोर से हर मिनट में, और 100 राइबोसोमल प्रोटीन्स एंटर होती हैं हर मिनट में, और 2 राइबोसोमल सब यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं हर मिनट में। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस का प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस से रेलेवेंट डिजीज क्या होती हैं, तो कहते हैं जब न्यूक्लियस चेंज होता है सेल इंजरी के दौरान या इसकी डेथ होती है तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम कहते हैं कैरियोपिक्नोसिस। इस स्टेज पर न्यूक्लियस श्रिंक होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है। दूसरी स्टेज जिसे हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस, इसमें जो ये पिक्नोटिक स्ट्रक्चर यानी कि श्रिंक्ड न्यूक्लियस बनता है, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। और तीसरी स्टेज कहलाती है कैरियोलाइसिस, इसमें न्यूक्लियस टोटली डिसरप्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज इन कैंसर, कैंसर में बहुत सारी न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज होती है। जो कैंसर सेल्स होते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स, उनमें एक तो न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होता है, शेप डिफरेंट होती है, स्टेनिंग जो होती है वो ज्यादा कंडेंस होती है। हाइपर क्रोमेशिया, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई ज्यादा डार्क दिखाई देते हैं, न्यूक्लियाई ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, न्यूक्लियाई एक से ज्यादा तादाद में हो सकते हैं। ये थी कैंसर से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। फिर लेमिनोपैथीज हैं, तो म्यूटेशंस अगर होती रहे जीन्स के अंदर तो वो फिर क्या करती हैं, वो न्यूक्लियर लेमिना के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं, तो उसे लेमिनोपैथीज होती है। जिस तरह के हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, ये एक न्यूरो डिसऑर्डर है, इसमें कार्डियोमायोपैथीज भी होती हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज के प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजिंग के प्रॉब्लम्स है, ये लेमिनोपैथीज से होते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट, न्यूक्लियर पोर का काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना। अगर इसमें डिफेक्ट होंगे तो न्यूक्लियर पोर के आर पार चीजों की मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, उससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे।
न्यूक्लियस का डायनामिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस बनता और टूटता रहता है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन भी सकती है, टूट भी सकती है। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा होता है, न्यूक्लियोलस डिसअसेंबल हो रहा होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप टूटना शुरू हो जाता है। प्रोमेटाफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल काफी कंडेंस हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं, टीलोफेज में सब रिवर्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन रहा होगा, न्यूक्लियोलस दोबारा से आना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम जो होते हैं वो वापस क्रोमैटिन मटेरियल में जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम वापस डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम टेरिटरीज कहते हैं इंटरफेज के दौरान हर क्रोमोसोम एक खास पोजीशन पे आता है, लोकेशन पे, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम टेरिटरी। जरूरी नहीं कि ये सेंटर में हो, ये सेंटर से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर पोजीशन नॉन रैंडमली, समटाइम रैंडमली, समटाइम नॉन रैंडमली। तो उसमें क्या होता है, जो जीन रिच क्रोमोसोम होते हैं वो ज्यादातर सेंटर में होते हैं और जीन पुअर क्रोमोसोम मोस्टली पेरिफेरी में होते हैं। सारे क्रोमोसोम्स के पास सेम नंबर ऑफ जीन्स तो नहीं है, तो जो जीन रिच क्रोमोसोम्स है वो सेंटर में होंगे, जो जीन पुअर क्रोमोसोम्स है वो पेरिफेरीज में होंगे। न्यूक्लियर बॉडीज में हमारे पास काहल बॉडीज है, काजल नहीं पढ़ना, काहल पढ़ना है, उस साइंटिस्ट के नेम पर जिसने इसको डिस्कवर किया। इनका काम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाना, जो एपोप्टोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आरएनए स्प्लाइसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पीएमएल बॉडीज, प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया बॉडीज भी मौजूद होती हैं, जो डिफेंस का काम भी करती हैं, डीएनए रिपेयर का काम भी करती हैं। स्पेकल्स मौजूद हैं जो इंटरक्रोमेटन ग्रेन्यूल क्लस्टर्स बनाते हैं, और जेम्स हैं जेमिनाई ऑफ क्वाइल्ड बॉडीज, इनका काम भी होता है सर्वाइवल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की न्यूक्लियर बॉडीज हैं जो मौजूद है। इसमें न्यूक्लियोलस मौजूद है, काहल बॉडीज एक से ज्यादा तादाद में मौजूद हो सकती हैं, छोटी छोटी इस तरह की पीएमएल बॉडीज मौजूद हो सकती हैं। पैरास्पेकल्स मौजूद हैं, ये भी आरएनए प्रोसेसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग स्पेकल्स मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ तरह की न्यूक्लियर बॉडीज हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। तो समरी में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है मोस्ट ऑफ द सेल्स का। प्लांट सेल्स के सेंटर में वैक्यूल आ जाता है, उनका न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरी में चला जाता है। फिर ये डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, इसमें न्यूक्लियर लेमिना इंटरनल सपोर्ट देता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर एक डिफरेंट मीडियम प्रोवाइड करता है जो साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है। फिर डीएनए से रेलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, डीएनए का बनना, डीएनए का टूटना, डीएनए की रिपेयरिंग, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें न्यूक्लियस में ही हो रही होती हैं। फिर न्यूक्लियस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कंट्रोल होती है, उसके लिए स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल कहते हैं, या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल कहते हैं, या न्यूक्लियर रिटेंशन सिग्नल्स कहते हैं। इंपोर्ट सिग्नल्स हेल्प लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की, और एक्सपोर्ट सिग्नल्स हेल्प लेते हैं एक्सपोर्टेंट प्रोटीन्स की। तो न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज होंगी तो कई तरह की बीमारियां होंगी, जिनमें कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज भी हैं, प्रोजेरिया भी हैं। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, एक वेल डिटेल्ड लेक्चर था। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज पूछनी हो, समझनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।